द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षण मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल पर बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर एक शिक्षक की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्लास में एक बच्चे के व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा, सबसे कारगर तरीका आखिर है क्या? बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय प्रश्न भी यही है। एक शिक्षक के लिए छात्र के व्यवहार को समझने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना बेहतर है? क्या हमें कठोर वैज्ञानिक पद्धतियों पर भरोसा करना चाहिए जो हमें ठोस और वस्तुनिष्ठ डेटा देती हैं, या फिर हमें उन गुणात्मक तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो बच्चे की दुनिया में गहराई से झांकने का मौका देते हैं? मैं ये पक्ष रखूंगी कि व्यवहार को समझने के लिए वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। और मैं इस विचार को चुनौती दूंगा। मेरा मानना है कि हर छात्र एक अनूठी कहानी है और उसे समझने के लिए हमें आंकड़ों से आगे बढ़कर जीवन वृत्तांत यानी केस स्टडी जैसे व्यक्तिगत और समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। तो चलिए इसी पर बात शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए हमें अटकलों और व्यक्तिगत राय से ऊपर उठकर प्रमाण आधारित तरीकों को अपनाना होगा। जैसा कि मनोविज्ञान के शुरुआती दौर में वॉटसन और वुडवर्थ जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा था, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और अगर ये एक विज्ञान है तो इसका अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीकों से ही होना चाहिए। इसमें बाह्य निरीक्षण एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे प्रमुख हैं। प्रयोगात्मक विधि हमें कारण और प्रभाव का सीधा संबंध बताती है। मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे शिक्षकों को ये जानना है कि क्या कोई नई टीचिंग टेक्निक सच में काम करती है या नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? कैसे? इसे थोड़ा और समझाइए। बहुत आसान है। हम क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक ग्रुप, जिसे हम प्रयोगात्मक समूह कहेंगे, उसे नई तकनीक से पढ़ाएंगे, और दूसरे ग्रुप को यानी नियंत्रित समूह को हम पुराने तरीके से ही पढ़ाएंगे। फिर हम दोनों के नतीजों की तुलना करते हैं। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि नई तकनीक वाकई में असरदार है या नहीं। इसमें कोई मुझे लगता है वाली बात नहीं है, सीधा सबूत होता है। ये वस्तुनिष्ठता हमें हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बचाती है और ऐसे नतीजे देती है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। आपकी बातें सुनने में बहुत तार्किक लगती हैं, लेकिन इसमें एक बुनियादी समस्या है। क्लासरूम कोई प्रयोगशाला नहीं है और बच्चे प्रयोग की वस्तु नहीं है। हर बच्चे का अपना एक संसार है, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसकी भावनाएं, उसके डर और उसकी उम्मीदें। इन सब जटिलताओं को समझने के लिए जीवन वृत्तांत पद्धति यानी केस स्टडी मेथड जैसे गहरे और व्यक्ति केंद्रित तरीके ही काम आ सकते हैं। ये तरीका हमें एक बच्चे के जीवन के हर पहलू को एक साथ रखकर देखने का मौका देता है। और ये हमें उस सवाल का जवाब देता है जो सबसे जरूरी है, क्यों? एक बच्चा क्लास में आक्रामक व्यवहार क्यों कर रहा है? एक बच्ची अचानक चुप क्यों रहने लगी है? सिर्फ बाहर से देखकर या कोई प्रयोग करके आप इन सवालों के जवाब नहीं पा सकते। इसके लिए आपको उस बच्चे की दुनिया में उतरना ही होगा। आपने क्यों की बात की, जो सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन इस क्यों तक पहुंचने के जो तरीके हैं, जैसे आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, उनकी सबसे बड़ी कमी है उनकी व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी बताया गया है, जब हम किसी से पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, तो हो सकता है वो सच ना बताए, या शायद उसे खुद भी ठीक ठीक पता ना हो। कोई छात्र थका हुआ होने पर भी कह सकता है कि वो ठीक है, ताकि टीचर उसे कमजोर ना समझे। आप इस जानकारी को कैसे सत्यापित करेंगे? इसका कोई तरीका नहीं है, इसीलिए ये अविश्वसनीय है। सही है। इसके उलट, जब एक टीचर व्यवस्थित रूप से निरीक्षण करता है कि कौन सा छात्र कितनी देर तक किसी सवाल पर ध्यान लगा पा रहा है, तो वो एक मापने योग्य डेटा होता है। हमें भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलना चाहिए। ये सच है कि सिर्फ पूछने भर से हमें सही जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन क्या आपकी तथाकथित वस्तुनिष्ठता हमेशा पूरी सच्चाई बताती है? आपने वुडवर्थ का जिक्र किया, पर आप उनके सबसे प्रसिद्ध सूत्र B = S-O-R को भूल गए। व्यवहार यानी बिहेवियर सिर्फ उत्तेजना और प्रतिक्रिया का खेल नहीं है।
बीच में ओ भी है, यानी ऑर्गेनिज्म, वो इंसान, वो बच्चा, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने पिछले अनुभवों के साथ। आपकी प्रयोगात्मक विधि एस और आर को तो बहुत अच्छे से नाप लेती है, लेकिन उस ओ का क्या जो इन दोनों के बीच में है? केस स्टडी हमें उसी ओ को समझने में मदद करती है। बाहर से देखने पर आपको बस ये दिखेगा कि एक बच्चा चुप बैठा है। ये आपका वस्तुनिष्ठ डेटा हो गया, पर वो चुप क्यों है? क्या वो बोर हो रहा है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा? या घर पर कोई परेशानी है? आपका डेटा इन क्यों का जवाब नहीं दे सकता। 1 मिनट मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि मेरा डेटा क्यों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आपका व्यक्तिपरक विश्लेषण तो अटकलबाजी भी हो सकता है। एक शिक्षक को लग सकता है कि बच्चा घर की परेशानी की वजह से चुप है, जबकि हो सकता है कि उसे बस नींद आ रही हो। जब तक हम अपनी धारणाओं को व्यवस्थित रूप से जांचते नहीं, हम गलती कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि हमें इन्हीं गलतियों से बचाती है। ये हमें हमारी धारणाओं को चुनौती देने पर मजबूर करती है। बिना सबूत के हर क्यों सिर्फ एक कहानी है। और बिना क्यों को समझे हर डेटा सिर्फ एक नंबर है। आप कृत्रिमता के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्रोत सामग्री खुद बताती है कि जब बच्चों को पता होता है कि उन पर कोई प्रयोग हो रहा है या उन्हें ध्यान से देखा जा रहा है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वो स्वाभाविक नहीं रहते। इसे हॉथॉर्न इफेक्ट भी कहते हैं, है ना? केस स्टडी जब सही तरीके से की जाती है तो बच्चे को उसके असली माहौल में, उसके घर, उसके दोस्तों के बीच, खेल के मैदान में समझने की कोशिश करती है। इससे हमें जो तस्वीर मिलती है वो ज्यादा सच्ची और प्रामाणिक होती है। चलिए थोड़ी देर के लिए इस बहस को अकादमिक दुनिया से निकालकर असली क्लासरूम में लाते हैं। व्यावहारिकता की बात करते हैं। एक शिक्षक जिसके पास 40-50 बच्चों की क्लास है, उसके लिए क्या ज्यादा व्यावहारिक है? बाह्य निरीक्षण पद्धति का इस्तेमाल तो एक शिक्षक हर रोज, हर घंटे कर सकता है। वो व्यवस्थित रूप से देख सकता है कि कौन से बच्चे ध्यान दे रहे हैं, किन्हें मदद की जरूरत है, क्लास में ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं। CT8 की परीक्षा में भी अक्सर इस पर सवाल आते हैं कि एक शिक्षक को एक अच्छा ऑब्जर्वर क्यों होना चाहिए। ये जानकारी उसे अपनी टीचिंग में तुरंत सुधार करने में मदद करती है। ये आसान है, असरदार है और पूरी तरह से व्यावहारिक है। मैं मानता हूं कि बाहरी निरीक्षण व्यावहारिक है, पर आपने प्रयोगात्मक विधि का भी जोर शोर से समर्थन किया था। क्या वो व्यावहारिक है? एक असली क्लासरूम में एक सच्चा प्रयोग करना लगभग नामुमकिन है। आप दो ग्रुप्स को पूरी तरह से एक जैसा कैसे बना सकते हैं? आप बाहरी चीजों को कैसे नियंत्रित करेंगे? जैसे एक ग्रुप के बच्चे रात में अच्छी नींद सोकर आए हैं और दूसरे के नहीं। एक बच्चे ने सुबह नाश्ता किया है, दूसरे ने नहीं। स्रोत सामग्री भी इसकी सीमाओं को मानती है। ये अकादमिक शोध के लिए ठीक हो सकता है, पर एक व्यस्त शिक्षक के लिए ये व्यावहारिक नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? इसके बजाय उस एक बच्चे पर ध्यान देना जो लगातार पिछड़ रहा है या दूसरों को परेशान कर रहा है, और इसकी केस स्टडी तैयार करना कहीं ज्यादा व्यावहारिक और सार्थक है। इससे उस एक बच्चे की जिंदगी में तो असली बदलाव आ सकता है। आपका दृष्टिकोण बहुत सीमित है। आप एक तरह से एक पेड़ को बचाने के लिए पूरे जंगल को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं उसे एक बच्चे के महत्व को कम नहीं कर रही, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान का लक्ष्य ऐसे सिद्धांत बनाना है जिनसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। प्रयोगात्मक विधि के नतीजों का सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइजेशन, किया जा सकता है। अगर एक बड़े और अच्छे से डिजाइन किए गए अध्ययन में यह साबित होता है कि एक खास तरीके से गणित पढ़ाने से बच्चों के नंबर बेहतर होते हैं, तो उस तरीके को हजारों स्कूलों में लागू किया जा सकता है। इससे लाखों बच्चों का भला होगा। यही तो बड़े पैमाने पर शैक्षिक सुधार है। एक केस स्टडी के आधार पर हम कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। वो तो बस एक व्यक्ति की कहानी है। और यहीं पर आप गलती कर रही हैं। सामान्यीकरण का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को मिटा देते हैं। जो तरीका औसत बच्चे के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो हर बच्चे के लिए काम करे, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें विशेष ध्यान की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा जिसे सीखने में कठिनाई है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, या कोई बहुत प्रतिभाशाली है। आपका वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका इन बच्चों को पीछे छोड़ देता है। नैदानिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान हमें यही सिखाते हैं कि हर मामला अनोखा होता है। एक शिक्षक का काम सिर्फ औसत को पढ़ाना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को उसकी क्षमता तक पहुंचाना है। केस स्टडी हमें किसी बच्चे की खास समस्या का निदान करने और उसके लिए एक व्यक्तिगत समाधान खोजने में मदद करती है।
लेकिन सामान्य नियम ये तो बता सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे 6 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि राहुल 7 साल का होकर भी क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। इसका जवाब केस स्टडी देगी। कर्ता या शिक्षक के अपने पूर्वाग्रह हावी हो सकते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक पहले से ही मानता है कि राहुल आलसी है, तो केस स्टडी करते समय वो अनजाने में सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देगा जो उसकी इस धारणा की पुष्टि करती हैं और उन बातों को नज़रअंदाज कर देगा जो इसके खिलाफ जाती हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। वैज्ञानिक विधि अपने नियंत्रण और वस्तुनिष्ठ माप के साथ हमें इसी तरह के पूर्वाग्रहों से बचाने के लिए बनाई गई है। ये हमें सच्चाई के करीब ले जाती है, भले ही वो सच्चाई हमारी सोच से मेल ना खाती हो। आपने पूर्वाग्रह का एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन क्या ये सिर्फ केस स्टडी के साथ ही है? क्या वस्तुनिष्ठ तरीकों में पूर्वाग्रह नहीं होता? एक शोधकर्ता जो प्रयोग डिजाइन करता है, वो क्या चुनता है कि क्या मापना है और क्या नहीं? यह चुनाव अपने आप में एक पूर्वाग्रह है। वो सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन को मापेगा, बच्चे की रचनात्मकता या उसकी भावनात्मक खुशी को नहीं, क्योंकि उन्हें मापना मुश्किल है। तो आपका वस्तुनिष्ठ डेटा भी तो एक अधूरी कहानी ही बता रहा है कि नहीं? कम से कम केस स्टडी इस बात को स्वीकार तो करती है कि हम एक जटिल इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारी अपनी समझ भी शामिल होगी। ये ज्यादा ईमानदार तरीका है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि गहरी समझ और सहानुभूति भी चाहिए, और यही वो चीज है जो केस स्टडी जैसी विधियां हमें सिखाती हैं। वो अपनाना होगा। निरीक्षण और प्रयोगात्मक जैसी वस्तुनिष्ठ विधियां हमें अनुमान लगाने के बजाय साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये हमें बताती हैं कि कौन सी शिक्षण रणनीतियां सच में काम करती हैं, ताकि हम उन्हें बड़े पैमाने पर लागू कर सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। एक पेशेवर शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम चाहे, और इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे विश्वसनीय मार्ग है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि शिक्षा केवल एक तकनीकी या यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानवीय प्रक्रिया है। आंकड़ों और सामान्य नियमों से परे हमें हर बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में देखने और समझने की जरूरत है। जीवन वृत्तांत जैसी विधियां हमें वो गहरी सहानुभूतिपूर्ण समझ देती हैं जो एक मजबूत और भरोसेमंद शिक्षक-छात्र रिश्ते की नींव होती हैं। ये हमें सिर्फ बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि वास्तव में उसकी जिंदगी को संवारने में मदद करती हैं। एक शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक इंसान को गढ़ना भी है। ये स्पष्ट है कि छात्र के व्यवहार को समझने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। दोनों ही दृष्टिकोणों की अपनी ताकत और अपनी सीमाएं हैं। शायद सबसे प्रभावी शिक्षक वही है जो इन दोनों ही दुनियाओं के बीच एक संतुलन बना सके, जो वैज्ञानिक अवलोकन की वस्तुनिष्ठता का इस्तेमाल करे, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत समझ की गहराई को भी ना भूलें। यह चर्चा दिखाती है कि एक सफल शिक्षक को एक ही समय में एक वैज्ञानिक, एक जासूस और एक मार्गदर्शक तीनों भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इस विषय की जटिलता और इसके विभिन्न पहलू स्रोत सामग्री में और भी गहराई से खोजे जा सकते हैं, जो हर शिक्षक के लिए जरूरी हैं।